हाय डियर लर्नर्स। चलिए, हम लोग को आज पढ़ना है काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में अकॉर्डिंग टू पर्पस। हम सेंटेंस को कैसे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी उसके उपयोग के उद्देश्य से। और इनको थोड़ा सा डीप में जाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को आपको कैटेगराइज करना है, यानी कि उनको अलग अलग पार्ट में बांटना है ना। तो उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है उनका बेस। किस आधार पे हम उनको कैटेगराइज करते हैं, इस तरह से हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर पाते हैं, मतलब उनको अलग अलग भागों में बांट पाते हैं। तो सेंटेंस को अगर हम अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टाइप में हम बांटने जाते हैं तो हमारे पास दो ही बेस होते हैं। पहला बेस क्या होता है? लेट मी सिलेक्ट माई पेन फर्स्ट। पहला जो बेस होता है वो होता है पर्पस, यानी कि उद्देश्य, माने हम सेंटेंस को किस उद्देश्य में यूज कर रहे हैं। दूसरा बेस होता है स्ट्रक्चर, यानी उनकी बनावट के हिसाब से। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लासेस रहने वाली हैं वो उनके उपयोग के उद्देश्य के आधार पर रहने वाली है कि हम उनको कैसे उपयोग करते हैं, किन कामों में उनका इस्तेमाल करते हैं। इस आधार पर हम सेंटेंस को कितने भागों में बांट पाते हैं, है ना। कल की क्लास जो रहेगी वो होगी कि हम उनके बनावट के आधार पर सेंटेंस को कितने अलग अलग भागों में बांट पाते हैं। ठीक है। देखिए, हम सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं, किन कामों के लिए यूज करते हैं। तो पहला जो है, हम सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट देने के लिए। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी तरह के फैक्ट को बताने के लिए। किसी तरह का फैक्ट होता है, यानी कि किसी तरह के तथ्य को बताने के लिए हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा जो तरीका है सेंटेंस को यूज करने के लिए वो है क्वेश्चंस। मतलब हम सेंटेंस का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं। ठीक है। अगला है वो है रिक्वेस्ट, विश और ऑर्डर। इनके लिए भी हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। चौथा है अपनी अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को दिखाने के लिए, यानी कि इंसान की जो अचानक से आने वाली, है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि जो मतलब कि ज्यादा तेज जो हमारी भावनाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के मैं कहूं तो सेंटेंस का इस्तेमाल केवल चार पर्पज के लिए ही किया जा सकता है। कैसे? एक तो सेंटेंस बताने के लिए, तथ्य को बताने के लिए हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट, विश या ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। और चौथा है अपनी अचानक, है ना, अचानक से आने वाली तेज भावनाओं को, तीव्र भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल चार तरीके हैं, केवल चार उद्देश्य हैं जिनके लिए हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इन्हीं उद्देश्य के आधार पर हम सेंटेंस को चार अलग अलग भागों में बांटते हैं। हालांकि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, मतलब जो पुराने ग्रामर है ना, उस ट्रेडिशनल ग्रामर में ये पांच टाइप होते हैं, है ना, जिसमें एक ऑप्टेटिव होता है। इसकी भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ऑप्टेटिव को मतलब रिक्वेस्ट, विश या सडन फीलिंग में, यानी कि अचानक आने वाली भावनाओं में जो काफी तीव्र होती है, उनमें हम मर्ज कर दिए। इन दो कैटेगरी में ऑप्टेटिव को हमने मर्ज कर दिया। ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ी हम बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और एक एक टाइप को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यही वो स्लाइड है, इसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। पहला हम बात करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेयर, डिक्लेयर मतलब होता है किसी चीज को बताना। ठीक है। तो कह रहा है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट, मेक ए स्टेटमेंट, एक तथ्य, है ना, और एक्सप्रेस ए फैक्ट। कह रहा है कि या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो केवल तथ्य को, यानी कि स्टेटमेंट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इससे हमें एक प्रकार की सूचना मिलती है, माने एक तरह का तथ्य हमें दिखाई देता है और उससे हमें एक तरह की सूचना मिलती है। कह रहा है कि ये हमेशा पीरियड से खत्म होता है। पीरियड क्या होता है? जब सेंटेंस के लास्ट में ये जो डॉट लिखा होता है ना, ये डॉट, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप, है ना, इसका ही नाम होता है पीरियड। ठीक है। इसको हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है ये पीरियड से खत्म होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वो बता रहा है कि द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। कह रहा है कि सूरज जो
तेज चमक रहा है। ठीक है, अब ये एक तरह का स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है जो आपको बताया जा रहा है कि सूरज तेज चमक रहा है। शी लव्स टू रीड बुक, यह भी एक तथ्य है, एक फैक्ट है जो आपको इंफॉर्मेशन कन्वे किया जा रहा है कि वो किताबों को पढ़ना पसंद करती है। इट इज ए स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट यानी कि एक फैक्ट, एक तथ्य बताया जा रहा होता है। इसका दूसरा नाम है एसर्टिव सेंटेंसेस, एसर्टिव। ठीक है, तो कई दफा आपको एसर्टिव के रूप में मिल जाता है, कई दफा आपको डिक्लेरेटिव के रूप में मिल जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, कह रहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और स्टेटमेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। तो इस आधार पर आगे जो डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो दो कैटेगरी में बंट जाते हैं। कौन कौन कैटेगरी होती है? एक तो कैटेगरी होती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरी कैटेगरी जो हो जाती है वो होती है निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव होते हैं, जो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना। जो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम अलग नाम से जानते हैं, एफर्मेटिव। उनको किस नाम से जानते हैं? एफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। जो निगेटिव होते हैं उनको हम निगेटिव के नाम से ही जानते हैं। अब एग्जांपल के लिए वो बता रहा है आई एम फीलिंग हैप्पी, है ना, मैं अभी जो है ना मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। तो ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। तो इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर वो बोलता है आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मैं अभी खुश नहीं महसूस कर रहा हूं। तो कह रहा है कि एक निगेटिव आइडिया आपको बताया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में आप देखोगे कि ये नॉट जो एलिमेंट है, ये नॉट जो पार्टिकल है, मतलब नॉट जो एक वर्ड है, इसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल नो और नॉट ही निगेटिव होते हैं, बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं जिनके सेंटेंस में आ जाने से वो पूरा का पूरा सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम हिडन निगेटिव्स के नाम से जानते हैं, जो सेंटेंस में होते हैं और उनकी वजह से सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है। एक एक करके समझते हैं। निगेटिव एडवर्ब्स, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो निगेटिव हो जाते हैं, आपको ये नोट्स में लिख लेने हैं। पहला क्या है? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम। अगर ये सेंटेंस पे रहते हैं तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे ही डज नॉट सेल्डम गो देयर, एक तो अपने आप में ये निगेटिव है, दूसरा ये निगेटिव बना दिया, तो कोई भी सेंटेंस डबल निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब एक सेंटेंस में हम डबल निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी आधार पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कॉमन एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये वाला लिस्ट प्रिपेयर करना है और आपको इसे याद भी रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। कह रहा है निगेटिव कंजंक्शंस, बहुत सारे ऐसे कंजंक्शन और प्रेपोजिशंस होते हैं जो अपने आप में निगेटिव होते हैं, है ना, जैसे अनलेस, अनटिल, लेस्ट, है ना। फिर प्रोनाउंस होते हैं जैसे नीदर, नन, निगेटिव कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, इसकी चर्चा यहाँ कर ली गई है। आगे कहता है कि अच्छा ये दो दो बार लिख दिया गया है ना। प्रोनाउन और डिटरमाइनर्स जैसे नॉन, नीदर, नथिंग, नोबडी, नॉन, फ्यू और लिटिल, ये सारे जो वर्ड हैं अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। जैसे ऐसे आपकी मिस्टेक पूछे जाते हैं, जैसे वो दे देता है नीदर ऑफ देम डिड नॉट कम। ठीक है, आप देखते हो कि ये नीदर जो है ये वर्ड अपने आप में निगेटिव है, लेकिन क्या उसके साथ हम डिड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो निगेटिव ये है, दूसरा निगेटिव ये है, क्या एक सेंटेंस में डबल निगेटिव का इस्तेमाल होता है? क्या नहीं होता है। तो फिर आपका एरर पहले सेक्शन में हो जाता है। फिर कहता है कि लेस्ट, लेस्ट भी निगेटिव है, कह रहा है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नॉट फेल। तो देखिए, तो एक तो ये नॉट हो गया और एक तो लेस्ट हो गया, ये दोनों निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, है ना, या तो लेस्ट रहेगा या तो नॉट रहेगा। बात समझ में आई? तो कह रहा है कि एक सेंटेंस में हम डबल निगेटिव को अवॉइड करते हैं और यही कई बार कॉमन एरर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि क्या आपको ये बात पता है कि नहीं है। ठीक है, अब अगली सेंटेंस की जो टाइप है वह रहने वाली है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं और वो सेंटेंस ना उनका एंड जो होता है वो एक क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है, ये है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज योर नेम, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यह है एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट, ये भी है क्या है? क्वेश्चन है और यहाँ पे खत्म हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन के जब हम आंसर दे रहे होते हैं
तो ये दो तरह से हमें आंसर देना पड़ता है, या तो हम यस नो में आंसर दे पाते हैं, ठीक है, हाँ या ना में, या उसके लिए हमें मतलब सेंटेंस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें कई बार कोई शब्द या पूरे के पूरे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम दो अलग अलग पार्ट में बांट लेते हैं। पहला जो टाइप है वो है यस नो क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनका इस्तेमाल हम केवल यस, जिनका आंसर हम केवल यस या नो से कर सकते हैं, उनको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। दूसरी वे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए हमें या तो कुछ शब्दों को या कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके बोलना पड़ता है। अब एग्जांपल के लिए समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, व्हाट इज योर नेम, इसके लिए आपको यस और नो में आंसर आप नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका नाम क्या है, तो आप हाँ या ना नहीं कह सकते हैं, आपको इसमें आपका नाम बताना पड़ेगा कि माय नेम इज मोहन, जैसे माय नेम इज राजन, है ना। दूसरा जो टाइप है वो है डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया, तो आप यहाँ पे यस और नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि कुछ सवालों के जवाब हम केवल यस नो से कर सकते हैं और कुछ सवालों के जवाब में हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ रहा है, ठीक है। इस आधार पे हम क्वेश्चंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को दो अलग अलग टाइप में बांट लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो कह रहा है कि जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होते हैं, क्लियर। जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच एक वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, जैसे हु किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच से, वेन, वाई, वेयर, है ना, वेन यानी हाउ, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत डब्ल्यू एच से हो रही होती है। तो कह रहा है कि जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो पहला ही वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड होता है, इसीलिए इसका नाम डब्ल्यू एच कर दिया गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इनको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इनके इम्बेडेड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। इम्बेडेड माने कि बड़े से एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन इम्बेडिंग ए डब्ल्यू एच क्वेश्चन इन ए बिगर सेंटेंस, कह रहा है कि जब एक बड़े सेंटेंस में डब्ल्यू एच क्वेश्चन आते हैं तो उनके अंदर इन्वर्जन हो जाता है। अब ये इन्वर्जन क्या होता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, इस सेंटेंस को आप देखिए, वेयर इज द लाइब्रेरी, ठीक है, यह एक क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर इम्बेडेड हो जाए, अगर बड़े सेंटेंस में आ जाए, कैन यू टेल मी वेयर द लाइब्रेरी इज, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है, ये बात है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, मतलब कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा था लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। तो जब ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो, अंदर आए हो, तो ये सेंटेंस जो है ना इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब कि तरीका तो था ये लिखने का, जैसे कि आप देखोगे कि इसमें स्ट्रक्चर क्या बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ठीक है, ऐसे होता है। या कई बार ऐसे होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ब, है ना, प्लस सब्जेक्ट, ऐसे होता है। लेकिन यही जब इम्बेडेड क्वेश्चन होते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखना होता है, यानी कि सेंटेंस यहाँ पे उल्टा होता है और यहाँ पे उसको सीधा करके लिखना होता है। इसी घटना को हम एक नाम से जानते हैं, इन्वर्जन, है ना। और हम इस इन्वर्जन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, है ना। फिलहाल के लिए हमें जो जरूरी है यहाँ पे उसे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए इन्वर्जन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है ना। जैसे कुड यू प्लीज टेल मी वेयर डज द पोस्ट ऑफिस लाई इन दिस सिटी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और ये डी पार्ट और लास्ट में ई पार्ट। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो हमने क्या कहा कि देखिए ये है वेयर, यहाँ पे आया, यानी वेयर के बाद ये चीजें शुरू हो रही है, तो इसमें एक इम्बेडेड क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन जो है ना एक बड़े से सेंटेंस में शामिल है, ये इम्बेडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इम्बेडेड क्वेश्चन में हमने क्या दिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को आना चाहिए, लेकिन ये डज तो पहले आ गया सब्जेक्ट के, तो यही गलती है। तो हमारी एरर किस पार्ट में है, सी पार्ट में, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द मैनेजर वांटेड टू नो, मैनेजर जानना चाहता था दैट व्हाई वाज द एम्प्लॉय लेट फॉर मीटिंग, ठीक है। तो कह रहा है कि पार्ट देखिए, ये पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और ये हमारा डी पार्ट है,
क्लियर? अब आप देखोगे कि हमने क्या बताया कि जब भी क्वेश्चन एक बड़े सेंटेंस के अंदर इम्बेड हो जाए, मतलब उसके अंदर फंस जाए, तो उनमें इन्वर्जन होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब को आना होता है। लेकिन आप क्या देखोगे कि ये वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब, ये तो बीच में आ गया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये पार्ट गलत है, इसको तो होना चाहिए यहाँ पे। जैसे सही बात क्या होगी कि वाई द एम्प्लॉय वॉज लेट फॉर मीटिंग, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्लियर? चलिए, तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले है, जबकि होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। तो इस पार्ट में हमारा एरर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है, अगला जो टाइप है सेंटेंस का, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें किसी को कमांड देना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है, तब हम करते हैं। ठीक है? कह रहा है कि ये यूजुअली एक पीरियड से खत्म होता है, यानी कि फुल स्टॉप से खत्म होता है, या एक्सक्लामेशन मार्क से खत्म होता है। मतलब ये जो है ना, पीरियड से भी खत्म होता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, वो एक ऐसे लाइन बनी होती है और उसके नीचे डॉट लगा होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे, इससे खत्म होता है। इसमें जो है ना, सब्जेक्ट वाई यू जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है यू, वो इम्प्लाइड होता है। मतलब सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। जैसे मैं बोलूँ कि क्लोज द डोर, मैंने दरवाजा बंद करो, इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखा, ये तो आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट हमेशा के लिए यू ही होता है, लेकिन यू को हम लिखते नहीं है। क्लियर? जैसे प्लीज सिट डाउन, यहां पर भी सब्जेक्ट हिडन है, यानी इंप्लाइड है, यानी कि यू हमारा पे सब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? तो इंपरेटिव सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट जो होता है वो इंप्लाइड यानी कि हिडन होता है, वो दिखाई हमें नहीं देता। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पीरियड से खत्म होते हैं, यानी फुल स्टॉप से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क से। और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो पीरियड से भी खत्म होते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से भी खत्म होते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ये ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ाया जाता था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो है ना, विश, होप, प्रेयर, ब्लेसिंग और गुड इंटेंशन को हम व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक? यूजुअली ये मे से शुरू होते थे, है ना, जो स्पीकर के विश को बताते थे, है ना, और फुल स्टॉप से खत्म होते थे। सामान्यतः इनके सब्जेक्ट क्या हुआ करते थे? यू, वी, सी, ही, दे, गॉड, ऐसे सब्जेक्ट हुआ करते थे। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए आप समझे, मे यू सक्सीड इन एवरीथिंग, कह रहा है कि आप जो है ना, वो आपको विश कर रहा है कि आप हर एक चीज में सफल हो, ऐसा विश कर रहा है। ठीक है? अभी आप स्ट्रक्चर के आधार पर इसे देखोगे तो क्या ये शुरुआत हमारी वर्ब से नहीं हो रही है? वर्ब से ही तो हो रही है। ठीक है? तो ये जो है ना, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है? तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर के आधार पे देखते हो तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहीं ना कहीं एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंसेस में शामिल हो जाती हैं। इसीलिए ये जो टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस का टाइप, मॉडर्न ग्रामर में इसे नहीं पढ़ाया जाता है। इसके लिए हम थोड़ा सा इस स्लाइड को देख लेते हैं एक दफा के लिए, है ना। हाँ, कह रहा है कि वाई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मर्ज इनटू अदर ग्रुप। कह रहा है कि दूसरे ग्रुप में हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे मर्ज कर देते हैं, मतलब क्या वो कारण है कि हम उसे मर्ज देते हैं, कर देते हैं। कह रहा है कि फंक्शनल ओवरलैप, मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का फंक्शन सेम ही होता है। इसीलिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को मॉडर्न ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जैसे विश और जो प्रेयर होती है परफॉर्म द सेम लॉजिकल फंक्शन। कह रहा है कि वही फंक्शन होता है जो इंपेरेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा है कि इंपेरेटिव कनेक्शन क्या होता है, हैव ए नाइस डे। कह रहा है एक लाइक कमांड और रिक्वेस्ट, कह रहा है कि आपका जो दिन है ना शुभ हो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बनावट के आधार पर भी इसे देखोगे तो बनावट के आधार पे जैसे ये वर्ब से शुरू हो रहा है ना, और इसमें जो है ना तुम्हारा यू जो सब्जेक्ट है वो इम्प्लाइड है, वो छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसको इंपेरेटिव सेंटेंस में ही हम कवर कर लेते हैं। फिर कहता है कि लॉन्ग लिव द किंग, आप देखोगे ये एक्सक्लामेशन मार्क आ गया। ठीक है? और ये जो है ना, एक ऐसे इमोशन को जो सडन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसे इमोशन को कन्वे कर रहा है, बता रहा है। ठीक है? तो हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी पढ़ लेते हैं। क्लियर?
कह रहा है लॉस ऑफ द ऑप्टेटिव मूड। अभी एक चीज आप समझिए कि हमने ये जो 4 सेंटेंस के टाइप पढ़े ना, ये 4 सेंटेंस के टाइप जो हम अभी पढ़ रहे थे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सबके अलग-अलग फंक्शन है, मतलब सबके अलग-अलग स्ट्रक्चर भी हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबके अलग-अलग स्ट्रक्चर है, बनावट है। लेकिन ये आप देखोगे कि ऑप्टेटिव के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर्स नहीं होते, मतलब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होते, है ना? इसलिए ऑप्टेटिव मूड जो है ना, मतलब ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर जो है ना, वो अंग्रेजी में नहीं होता है। इसीलिए ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से बाद में हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को ड्रॉप कर दिए कि ये वाली टाइप हम मॉडर्न ग्रामर में नहीं पढ़ते और पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिंटैक्स। दो चीजें आपको समझनी है, एक तो होता है सेमेंटिक, एक तो होती है सेमेंटिक और दूसरी होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस कैसे बने होते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेमेंटिक का मतलब होता है कि उन वर्ड की क्या मीनिंग होती है, क्या अर्थ निकलता है। तो कह रहा है कि हम अंग्रेजी को अभी जो पढ़ रहे हैं वो सिंटेक्स के आधार पर पढ़ रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर इस चीज को पढ़ रहे हैं कि कोई भी चीज कैसे फंक्शन कर रहा है, मैकेनिक्स हम देख रहे हैं, है ना? हम सेमांटिक पर अभी कम कम फोकस कर रहे हैं, है ना, कि उनका क्या लॉजिक, मतलब क्या उनका मीनिंग निकल पा रहा है, हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लॉजिकल बात को समझ रहे हैं, हम लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, ये कैसे काम कर रहा है इसको सीख रहे हैं। तो कह रहा है कि देखो, अगर हम सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो ऑप्टेटिव का कुछ खास स्ट्रक्चर तो होता नहीं है ना? जबकि ये इन चारों सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऑप्टेटिव का कुछ खास स्ट्रक्चर अपना नहीं होता है ना? तो कह रहा है इसलिए भी ऐसा होता है कि हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को ड्रॉप कर देते हैं, है ना, उन्हें हम नहीं पढ़ते हैं। हालांकि आप पढ़ें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जनरली आप ये बात समझें, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑप्टेटिव, बॉटम लाइन क्या है इन सभी बातों का, तो कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वे मस्ट because their V's meaning overlap with the command and exclamation. इंग्लिश लॉस्ट स्पेशल ऑप्टेटिव वर्ब मूड। कह रहा है इंग्लिश में स्पेशल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता ऑप्टेटिव के लिए। तो कह रहा है कि मॉडर्न ग्रामर ग्रुप सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर एंड सिंप्लिसिटी। तो कह रहा है कि अंग्रेजी ग्रामर में जब हम सेंटेंस को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं तो हम उनको सेंटेक्स पे ध्यान देते हैं, ना कि सेमांटिक्स पे ध्यान देते हैं, यानी कि ना हम मीनिंग पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि हम उनके सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर के आधार पे हम देख रहे होते हैं कि उस तरह की कैसे बनावट होती है। इस आधार पे सिंप्लीफाई करने के लिए और भी चीज़ों को सिंपल करने के लिए हम ऑप्टेटिव को हटा देते हैं, ऑप्टेटिव को मॉडर्न ग्रामर में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, अब अगला जो सेंटेंस टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, है ना? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताते हैं। क्लियर? मतलब कि कई बार आपको होता है कि जो भी आपके अंदर से भावनाएं होती है वो आउटबर्स्ट कर रही होती है, मतलब अंदर से भावनाएं बड़ी तेज निकलती हैं, है ना? तो उस समय हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देना होता। जैसे आज का दिन कितना खूबसूरत है तो हम बोलते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, है ना? हमें नहीं बोलते इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल डे, हम उस समय स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो कह रहा है कि जब हमारे अंदर से भावनाएं बड़ी तेज निकलती है, स्ट्रॉन्ग, अचानक से स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग आउटबर्स्ट होता है, अंदर से निकलती है, तो वो जो एक सेंटेंस का टाइप फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। कह रहा है कि यूजुअली जो है ना ये एक्सक्लामेशन मार्क से खत्म होता है, मतलब एक्सक्लामेशन मार्क से खत्म होता है। आप ये भी ध्यान दो कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी हमने देखा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस पीरियड से भी खत्म होते हैं और मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन से भी खत्म होते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या आपने देखा कि वहां पे जो सब्जेक्ट होता है यू हिडन होता है, इंप्लाइड होता है। ठीक है, यू जो है वो हिडन होता है, इंप्लाइड होता है, यानी कि वो वर्ब से शुरू होती है। लेकिन ये सेंटेंसेस वर्ब से शुरू नहीं होती है, ये कुछ ऐसे वर्ड जैसे वाओ, है ना, ऐसे वर्ड वाओ, है ना, जैसे एक व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए अमेजिंग दिस, है ना, तो इस तरह से चीजें से शुरुआत इनकी होती है। कह रहा है कि हमेशा ये वर्ड से, हाउ से या कुछ एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, है ना, जैसे वाओ, इनसे शुरुआत होती है इनकी। ठीक है, कह रहा है कि इन शॉर्ट हम ये बोले कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एक्साइटमेंट। कह रहा है कि जब उत्तेजना के क्षण आते हैं, जब हम काफी उत्तेजित हो जाते हैं तो जो शब्दों को बोलते हैं, है ना, जो वाक्यों को बोलते हैं, उन वाक्यों को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, ये यही दिखाता है कि हम काफी उस चीज को जोर दे रहे हैं, है ना,
उस चीज पर काफी जोर दे रहे हैं, उस चीज की भावनाओं को हम काफी इंटेंस करके बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात। तो आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट थी, है ना, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं, है ना। तो आज की क्लास में जो दो बातें मुख्य है वो आपको ये समझना है कि हिडन निगेटिव्स क्या होते हैं। मतलब कि एक सेंटेंस में हम दो बार निगेटिव चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, डबल निगेटिव नहीं होना चाहिए। और अगली जो चीज हमें पढ़नी थी और समझनी थी वो है इम्बेडेड क्वेश्चंस। मैंने हमें इम्बेडेड क्वेश्चंस को भी ध्यान में देना है कि अगर एक बड़े से सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन फंस जाते हैं तो उनका इन्वर्जन हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब को आना होता है ना। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है ताकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको छोड़ नहीं पाए। ठीक है, बाकी टाइप आपको तो समझ में आ ही गया होगा और पहले से भी आप इस चीज को पढ़ते होंगे। चलिए, आपके लिए एक खास बात है यहाँ पे, उसे आप थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे कि हाउ पॉजिटिव सेल्फ टॉक हेल्प्स ए स्टूडेंट। अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होता है? सेल्फ मतलब होता है स्वयं, टॉक होता है बात करना। हम हमेशा अपने बारे में, हमेशा मन में बातें चल रही होती है। हम अपने बारे में, कोई भी व्यक्ति हो अपने बारे में हमेशा सोचता है, तो उसी को बोलते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, तो कह रहा है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब कि सॉरी, उसे हम बोलते हैं सेल्फ टॉक। और ये सेल्फ टॉक जो है ना, वो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। ये निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। हमेशा हमें अपने बारे में जो राय रखनी होती है, जो बात करनी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि हमेशा पॉजिटिव बात करना एक स्टूडेंट की कैसे मदद कर सकता है। पहली बात तो उससे आपके कॉन्फिडेंस में मदद मिलती है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड होता है। कह रहा है एनकरेजिंग थॉट्स हेल्प यू बिलीव इन योर एबिलिटीज। कह रहा है कि अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखते हो, यानी कि आप अपने बारे में बोलते हो कि आई कैन डू दिस, मतलब मैं इसे कर लूंगा, आई एम लर्निंग एंड गेटिंग बेटर एवरी डे, मैं सीख रहा हूँ और प्रत्येक दिन मतलब अच्छा कर रहा हूँ। मिस्टेक्स हेल्प मी टू ग्रो। कह रहा है कि मिस्टेक्स हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। आई विल कीप ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। तो इस तरह के जो सेल्फ टॉक होते हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना होता है, इससे जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। क्लियर? कह रहा है कि आपका फोकस भी बढ़ता है, किसी काम को करने में आपका फोकस भी सेल्फ टॉक से बढ़ता है। कह रहा है कि प्रमोट्स ग्रोथ माइंडसेट। तो इससे जो है ना आपका ग्रोथ माइंडसेट बढ़ता है। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, इसकी भी हम चर्चा कर लेंगे कभी। तो कह रहा है कि इससे जो है ना आपका ग्रोथ माइंडसेट सेट होता है, वो बढ़ता है कि आप जो है ना अपने बारे में जब अच्छा बोलते हैं तो आपका ग्रोथ होता है। कह रहा है इससे जो है ना आपके स्ट्रेस और एंजाइटी ये रिड्यूस होता है, आपके तनाव कम होने लगते हैं। इससे आपको मोटिवेशन मिलती है और प्रिसिस्टेंस हो जाता है, मतलब चीजों को करने के लिए आप जो है ना कंसिस्टेंस हो जाते हैं, मतलब कि कंसिस्टेंट हो जाते हैं, चीजों को लगातार कर रहे होते हैं। तो आपको हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव ही सोचना है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कई दफा आपको ये मुश्किल लगता होगा कि भैया ये हमको दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, है ना। तो भी आपको हमेशा आपके साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है ना, कि हम तो कमजोर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस तरह की रोना नहीं रोना है। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। हमेशा बोलना है कि ठीक है यार, मुश्किल है, मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा एक दिन, मैं इसे कर लूंगा, है ना। कितने बच्चों के मैथ में दिक्कत होती है तो बोलते हैं यार मैथ, हमेशा किसी से भी बात करें वो बोलेंगे मैथ मेरा कमजोर है, किसी से भी कुछ कहेंगे वो बोलेंगे मैथ में मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे मैथ नहीं हो रहा। आपको समझना है कि आप जैसा अपने बारे में बोलते हो ना, ये आपको इफेक्ट करता है ना। इससे आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं, इसके आपके जीवन में परिणाम होते हैं, है ना। ये आपको प्रभावित करता है, इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है अपने बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ यूट्यूब के लर्नर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग मतलब हर क्लास के बाद अपना एक डीपीपी मिलता है सॉल्व करने के लिए ग्रुप में। ठीक है, तो उसका एक एग्जांपल मैंने दिखाया कि देखिए ऐसा हमारा डीपीपी होता है ना। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको करके और ग्रुप में भेजना होता है होमवर्क के रूप में, और फिर ग्रुप में उनको चेक कर लिया जाता है। ठीक है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे डेडिकेटेड ग्रुप को, तो मैं तो अभी आपको पर्सनल नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। आप एक काम कर सकते हैं, उसके लिए नीचे कमेंट में आप अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आप सीरियस लर्नर हैं, आपसे बात करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ आप सीरियस हैं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो आपको जरूर ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। ग्रुप में ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा कि आपको एक तो डेली डीपीपी मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे, होमवर्क चेक एंड आउट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। देखिए अगली क्लास जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, हम लोग एक क्लास में एक टॉपिक को ही डिस्कस करते हैं,
है ना? इसीलिए क्लास लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, टॉपिक कैसा है, इस आधार पे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल। कल की क्लास को उम्मीद है कि और शानदार तरीके से हम करेंगे। ठीक है? थैंक यू फॉर नाउ।